हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टी एस श्रीवास्तव फाउंडेशन। आज से हम इस चैनल पर 10th क्लास तक के बोर्ड एग्ज़ाम्स तक के हर एक सीरीज़ को सेपरेटली स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। आप अपने कमेंट में हमें बताएंगे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत हो रही है, हमें किस पर वीडियोस अपलोड करने चाहिए। एक्चुअली हमने स्टार्ट करा है सिविक्स का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग। ओके, एक्चुअली सिविक्स में हमें क्लास 10th में टोटल 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्लास 9th में 6 चैप्टर्स पढ़ने थे। क्लास 10th के चैप्टर्स 9th के कंपैरिजन में थोड़े छोटे हैं, 2 चैप्टर्स अधिक तो पढ़ने हैं लेकिन थोड़े छोटे हैं। सो वी नीड नॉट टू वरी। लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट चैप्टर, पावर शेयरिंग. It is very important for exam. Actually, not only this chapter but the whole subject, whole chapters are very important for board examination. So let's start the story of Belgium. Actually, in this complete chapter we will study the story of Belgium, the story of Sri Lanka. 2 देशों के बारे में हम पढ़ेंगे। पावर शेयरिंग, एक्चुअली नाम से ही पता चल रहा है पावर को शेयर कर रखा है। ओके, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश करो। घर में कोई फंक्शन है, शादी चल रही है। ओके, पिताजी ने कहा बेटा तू जाके ये सामान लेके आ। बड़े भाई ने कहा भाई तू ये लेके आ, मैं ये लेके आ रहा हूँ। चाचा आप ये लेके आओ, पापा आप ये लेके आओ। मतलब कि पूरे घर के फंक्शन को घर के 2, 4, 10 लोगों ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। वो पूरा फंक्शन काफ़ी स्मूथली और एक इफ़िशियंट मैनर में निकल गया। ओके, इमेजिन करो सारा काम एक ही आदमी के माथे रखा हमने। ओके, डेकोरेशन का अरेंजमेंट तुम्हें ही देखना, खाना तुम्हें ही देखना, गेस्टिंग तुम्हें देखनी, हर एक अरेंजमेंट तुम्हें ही देखना है। तो इस पर उस पर्टिकुलर इंसान पे बाउंडेशन बहुत बढ़ जाएगा। हो सकता है वो अपने काम को बीच में छोड़ दे, कंप्लीट ना कर पाए, और अगर कंप्लीट कर भी लेता है तो हो सकता है बहुत इफ़िशियंट और परफेक्ट मैनर में कंप्लीशन नहीं होगा। इसलिए पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ बेल्जियम. इट इज़ एन यूरोपियन कंट्री विच कैपिटल इज़ ब्रुसेल. ओके, it is divided into 2 parts. The first one is north and the next one is south part. The north part जिसे हम फ्लेमिश रीजन और साउथ पार्ट को वेलोनिया रीजन भी कहते हैं, राइट। एक्चुअली नॉर्थ और साउथ पार्ट में अगर हम बात करें तो पूरे बेल्जियम में 59% डच स्पीकर्स थे, 40% फ्रेंच स्पीकर्स थे और 1% जर्मन स्पीकर्स थे। ओके, फिर से एक बार रिमाइंड करेंगे, 59% डच स्पीकर, 40% फ्रेंच स्पीकर एंड 1% जर्मन स्पीकर। ये पूरे बेल्जियम की बात है। अगर हम बात करें कैपिटल ब्रुसेल्स की तो वहाँ 80% फ्रेंच स्पीकर और 20% डच स्पीकर्स थे। यानी अभी तक के डिस्कशन में आपने ये कंक्लूड कर लिया होगा कि कंट्री में मेजॉरिटी डच की थी बट कैपिटल में मेजॉरिटी फ्रेंच की थी। ओके, कंट्री में मेजॉरिटी डच की थी बट कैपिटल में मेजॉरिटी फ्रेंच की थी, जिसके कारण थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट पूरे बेल्जियम में डेवलप हुए। अब ये कौन से कन्फ्लिक्ट थे, क्यों डेवलप हुए और इसको कैसे रिजॉल्व किया गया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट डिस्कशन द रीज़न ऑफ कन्फ्लिक्ट इन बेल्जियम। आखिर ऐसा कौन सा रीज़न था जो बेल्जियम में इतने सारे कन्फ्लिक्ट डेवलप हुए। तो पहला रीज़न था कि डच कम्युनिटी जो थी वो पूरे कंट्री में मेजॉरिटी थी, लेकिन हम बात करें कैपिटल में तो वो वहाँ पर माइनॉरिटी थी। अगर हम बात करें फ्रेंच कम्युनिटी की तो वो चूँकि कैपिटल में मेजॉरिटी थी और उनका नंबर कम था, जिस वजह से वो काफ़ी रिच और पावरफुल होते थे। ओके, पहले पॉइंट को फिर से देखना एक बार। डच कम्युनिटी वॉज इन मेजॉरिटी इन द होल कंट्री बट इन माइनॉरिटी इन द कैपिटल। ओके, यानी पूरे देश में अगर हम बात करें तो अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो पूरे देश में लिटरेसी रेट किसी का बहुत अधिक होता है, किसी का बहुत कम, किसी का लिटरेसी रेट बिल्कुल बुरा होता है, किसी का बहुत अच्छा होता है। यानी एक कंट्री का लिटरेसी रेट कुछ और होता है, उसी कंट्री के अलग अलग स्टेट्स के लिटरेसी रेट अलग होते हैं। ओके, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा पॉलिटिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। 2014 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ जिसमें बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। ओके, दिल्ली से गौतम गंभीर, मनोज तिवारी जैसे तमाम एमपीज सेलेक्ट हुए। ओके, 2015 में दिल्ली विधानसभा का इलेक्शन हुआ, उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार नहीं बनी। नेक्स्ट टाइम 2019 में फिर से लोकसभा का इलेक्शन हुआ, फिर से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, लेकिन 2020 में फिर दिल्ली में विधानसभा का इलेक्शन हुआ, फिर वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनी, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनी। व्हाट आई मीन टू से
पूरे कंट्री में मेजॉरिटी बीजेपी के वोटर्स की है, लेकिन दिल्ली में बात करें तो मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी के वोटर्स की है। सेम सिचुएशन बेल्जियम और ब्रुसेल्स में थी। आप इसको इंडिया और दिल्ली से कंपेयर करके समझ सकते हो। तो इन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ये जो दो प्रॉब्लम्स राइज हो रहे थे, दिस वन एंड दिस वन, इनको सॉल्व करने के लिए वहाँ के गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया। आप समझ सकते हो, 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया। अब आपको यार वो पागल थे क्या वो लोग, इतनी बार कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, चेंज करना, फिर से बनाना। तो देखो भाई, रिज़ल्ट चाहे जो भी हो, रिज़ल्ट अच्छा होना, मतलब प्रोसेस चाहे जो भी हो, रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए। ओके, प्रोसेस चाहे कितना भी टफ हो, आप चाहे कितनी भी देर पढ़ लो, रात भर जग के पढ़ो, आपको परेशानी होगी, लेकिन अगर बोर्ड्स में आपके नंबर अच्छे आएंगे ना, तो खुद आपको भी फील होगा कि यार कोई परेशानी ना हुई, नंबर तो मज़ेदार आ गए, हर तरफ तारीफ़ हो रही है ना, इसलिए अभी से लग जाओ। चलो, अब वहाँ की गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए इन सारे कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए। तो पहला स्टेप क्या था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी ना, वहाँ फ्रेंच और डच स्पीकर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। यानी जो मिनिस्टर्स थे वो फ्रेंच स्पीकर्स के जितने थे उतने ही डच स्पीकर्स के भी थे। ओके, कुछ पावर्स थी जो स्टेट गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट दे दी गई। ए स्पेसिफिक पावर इज़ गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करी और उसको कहा कि भाई जो मर्जी तू अपने स्टेट के साथ कर। ओके, अब ऐसी बात नहीं है कि कोई गलत काम करने को पावर मिल गया, लेकिन हाँ, स्टेट के वेलफेयर के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट को पावर थी कि वो अपने स्टेट में कोई डिसीजन ले सकता है। आगे बात करें, लॉज आर पास्ड विद एग्रीमेंट ऑफ बोथ ग्रुप्स, मतलब कि कोई भी कानून बनता था, कोई भी लॉ अगर पास होता था ना, तो उसमें फ्रेंच और डच ग्रुप का एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी था। कोई एक ग्रुप अपने एग्रीमेंट से उस लॉ को पास नहीं कर सकता था। इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो भी लॉज बनते थे वो मोस्ट ऑफ द केसेस में, यानी लगभग हमेशा ही दोनों स्पीकर्स के, दोनों कम्युनिटी के वेलफेयर में होते थे। ओके, नंबर 4 है, कैपिटल हैज़ ऑल्सो इक्वल मेंबर्स ऑफ बोथ ग्रुप्स। अगर हम बात करें ब्रुसेल्स की, तो ब्रुसेल्स में भी दोनों यानी फ्रेंच और डच स्पीकर्स का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था, यानी वहाँ भी कोई टेंशन नहीं। नंबर 5, वहाँ एक और टाइप की गवर्नमेंट थी जिसे हम कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते थे। ओके, तो यार ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, फिर ये कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, इतने सारी गवर्नमेंट, इतने बार कॉन्स्टिट्यूशंस बदले, क्या चक्कर है ये। तो फिर मैं आपको वही बात कहूँगा कि प्रोसेस चाहे जो हो, रिज़ल्ट बहुत ही बेहतर रहा और बेल्जियम और ब्रुसेल्स आज एक बहुत डेवलप कंट्री और एक सिटी है। ओके, यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन EU का हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में बन चुका है। इसलिए इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कौन कौन से स्टेप्स लिए, हाँ रिज़ल्ट उनका बहुत ही बेहतर रहा। तो बात कर रहे थे हम कम्युनिटी गवर्नमेंट की। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है, ये किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम करती है। ओके, उस कम्युनिटी का वेलफेयर कैसे होगा, उस कम्युनिटी का लैंग्वेज, रिलीजन, उस कम्युनिटी का कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हाईलाइट करती है गवर्नमेंट के पास, फिर गवर्नमेंट उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है। और इस तरीके से कम्युनिटी गवर्नमेंट जो होती है वो काफ़ी फ़ायदा करती है पूरे स्टेट और पूरे कंट्री के डेवलपमेंट में। ओके, तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया बेल्जियम के प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने में। चलिए, इतना रहा आज के लेक्चर में। कल हम बात करेंगे ठीक इसके अगले पार्ट पे श्रीलंका के बारे में। ओके, भाई लंका मत कह दियो, श्रीलंका है ये। लंका रावण के समय था, अभी ये क्या हो गया, श्रीलंका। वही पूरे लॉकडाउन में आपने रामायण देखी होगी, वही श्रीलंका है। उसके बारे में बात करेंगे, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आई, उसको कैसे सॉल्व करा हमने नहीं, उन्होंने सॉल्व करा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलो फिर अभी ज़्यादा नहीं पढ़ो, ज़्यादा पढ़ोगे दिक्कत हो जाएगी, लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ी छुट्टी कर लो। मिलेंगे अगले लेक्चर में। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके, ताकि जो स्कैरसिटी में प्रॉब्लम्स में जो लोग रह रहे हैं वो भी स्टडी को अच्छे तरीके से फॉलो कर सके। ओके, चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।